बंगाल के अलावा कल असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आएंगे। करीब 6 दशकों से तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टियों यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके सत्ता की अदला बदली करती रही हैं। लेकिन इस बार तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय एक नए पॉलिटिकल स्टार बनकर उभरे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में विजय की पार्टी के दूसरे या तीसरे नंबर पर उभरने की भविष्यवाणी की गई, यानी कि तमिल सुपरस्टार विजय या तो किंग या फिर किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। और इसीलिए विजय ने अभी से ही तमिलनाडु में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तमिलनाडु की जनता अब डीएमके और एआईएडीएमके से हटकर कोई नया चेहरा आजमाने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट में समझिए। நேரடியாவே கேக்குறேன் सीएम சார், மிரட்டி பாக்குறீங்களா? जोसेफ विजय चंद्रशेखर क्या तमिलनाडु के नए थलापति यानी कमांडर बनने जा रहे हैं? तमिलम वेट्री कशगम क्या तमिलनाडु की किंग मेकर बनने जा रही है? क्या 59 साल बाद तमिलनाडु में किसी गैर द्रविडियन पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अब से 12 घंटे बाद जब तमिलनाडु विधानसभा के पहले रुझान आने शुरू होंगे तो सबके ज़हन में यही सवाल होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने तमिलनाडु की टू फ्रंट वाली करीब 6 दशकों वाली सियासत में एक नया डायमेंशन जोड़ने के संकेत दिए हैं। और द्रविडियन सियासत में यह तीसरा फैक्टर, यह तीसरा पहलू, यह तीसरी पॉलिटिकल पावर है 52 साल के सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ विजय। सिर्फ 2 साल और 3 महीने पहले अपनी सियासी पार्टी टीवीके यानी तमिलम वेट्री कड़गम बनाने वाले सुपरस्टार विजय का नाम इस समय नेशनल और स्टेट मीडिया की जुबान पर है। विरोधी पार्टियां भी उनकी तारीफ कर रही हैं और कहा जा रहा है कि 4 मई के नतीजे आने के बाद डीएमके और एआईएडीएमके के 2 ध्रुवों में बटी तमिलनाडु की सियासत में विजय अपनी जीत के साथ एक तीसरा पोल बनने वाले हैं। वो या तो किंग बनेंगे या फिर किंग मेकर, क्योंकि कम से कम 3 एग्जिट पोल्स ने टीवीके को एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने की भविष्यवाणी की है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक टीवीके तमिलनाडु की 234 में से 98 से 120 विधानसभा सीटें जीत सकती हैं। वहीं कामाख्या एनालिसिस के एग्जिट पोल में विजय की पार्टी को 67 से 81 सीटें जीतने की संभावना जताई गई है। तो पीपल्स इनसाइड के मुताबिक टीवीके तमिलनाडु में 30 से 40 सीटें जीत सकती हैं। अब 4 मई को इनमें से कोई भी भविष्यवाणी सही होती है तो इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक और फिल्मी सुपरस्टार का पॉलिटिकल स्टार बनना तय है। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति में स्टार पावर की कभी कमी नहीं रही। द्रविडियन पॉलिटिक्स के दूसरे पोल बने एमजी रामचंद्रन से लेकर उनकी सियासी विरासत संभालने वाली जयललिता और हाल के वर्षों में राजनीति में किस्मत आजमाने वाले कमल हासन और शरद कुमार जैसे सितारे। तमिलनाडु की राजनीति में सितारों का चमकना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एमजीआर और जयललिता को छोड़ दें तो ज्यादातर स्टार्स धूमकेतु ही साबित हुए।
तमिलनाडु की सियासत में हमने शिवाजी गणेशन को देखा, कैप्टन विजयकांत को देखा, शरद कुमार को देखा, उलगा नायगन कमल हासन को देखा और यहाँ तक सुपरस्टार रजनीकांत भी सियासत में आते आते ऐन मौके पर उन्होंने खुद को सियासत से अलग कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि विजय में ऐसा क्या फोर्स है जो उन्हें बाकी स्टार से अलग करता है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि जब उन स्टार्स ने सियासत में एंट्री की थी उस वक्त तमिलनाडु में दिग्गज पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो एमजीआर हों, उसके बाद करुणानिधि हों और फिर जयललिता हों। उनके रहते हुए किसी और व्यक्ति को तमिलनाडु की राजनीति में इतना बड़ा स्पेस मिलना मुमकिन नहीं था। दूसरी बात यह है कि अब तमिलनाडु की जनता पिछले 6-7 दशकों की द्रविड़ पॉलिटिक्स से एक तरह से ऊब चुकी है। रिपोर्टिंग के दौरान भी हमने देखा कि जनता मातरम यानी बदलाव की बात कर रही है। हो सकता है कि विजय की टाइमिंग इतनी बेहतरीन रही हो क्योंकि दो बड़े स्टालवार्ट्स नहीं हैं, एक वैक्यूम वहां पर क्रिएट हुआ है। उसके बाद जब जनता बदलाव की बात कर रही है तो विजय ने खुद को टीवीके के रूप में पूरे तमिलनाडु में पेश किया है। हालांकि विजय का फेनोमेनन अलग है। राजनीति में फॉर्मल एंट्री से पहले ही विजय ने पॉलिटिकल स्टैंड लेना शुरू कर दिया था। 2009 में विजय ने विजय मक्कल इलयक्कम के नाम से अपने फैन क्लब का एक नेटवर्क शुरू किया था, जिसने 2011 के विधानसभा चुनाव में जयललिता और उनकी पार्टी एआईएडीएमके को सपोर्ट किया था। जयललिता चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी। तमिलनाडु में विजय के 20,000 से ज्यादा फैन क्लब्स हैं जो रसिकर मंडरम के नाम से जाने जाते हैं। विजय के फैन क्लब ने 2022 में तमिलनाडु के लोकल बॉडी इलेक्शन में अपनी पावर दिखाई थी, जब उनके फैन क्लब में स्थानीय निकायों की 115 सीटों पर उनके नाम पर जीत हासिल की थी। हालांकि विजय ने फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक दल टीवीके की स्थापना का ऐलान किया था, लेकिन उनका फोकस शुरू से ही क्लियर था। वो टीवीके की राजनीतिक पारी का आगाज 2026 के विधानसभा चुनाव से करना चाहते थे। विजय को चुनाव की तैयारी के लिए सिर्फ 25 महीने मिले। इसमें से भी पिछले साल करूर में उनकी रैली के दौरान हुआ हादसा एक बड़ा झटका था, जिसके बाद विजय को तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार की तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि करूर हादसे के बाद विजय एक फिनिक्स बनकर तमिलनाडु की सियासत में उभरे हैं। डीएमके के मुकाबले एआईएडीएमके में बराबर के लीडर की कमी ने तमिलनाडु की जनता की नजर में विजय को एक बेहतर विकल्प के तौर पर पेश किया है, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती पार्टी बेस की कमी थी। विजय स्टार भले ही पुराने हो मगर राजनीति में नए हैं। एआईएडीएमके और डीएमके की तरह उनके पास कमिटेड पार्टी वर्कर्स की पावर नहीं है। इस कमी को विजय ने अपने फैन क्लब के नेटवर्क और सोशल मीडिया की पहुंच से दूर किया है। विजय भले ही सियासी तौर पर अभी पहचाने जा रहे हों, लेकिन स्टार के तौर पर पिछले 30 सालों से वो तमिलनाडु की जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। यही नहीं, उनके करीब 20,000 फैंस क्लब हैं जो पिछले कई सालों से तमिलनाडु में जगह जगह पर समाज सेवा का काम करते हैं और क्रेडिट जो है सीधा विजय को जाता है। एक बहुत बड़ा कनेक्ट कह सकते हैं, एक नेटवर्क जो है विजय ने अपने फैंस क्लब के थ्रू पहले से ही जनता के दिलों में बना लिया था। सियासी आगाज के साथ उस नेटवर्क को और मजबूती मिली और जैसे जैसे विजय का सियासी दौर शुरू हुआ, उस नेटवर्क की वजह से लोगों के बीच उनकी पहचान, उनकी पैठ भी और मजबूत हो गई। विजय, विसिल और टीवीके यानी विजय खुद स्टार, विसिल उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह और टीवीके उनकी पार्टी का नाम लोगों के घरों तक पहुंच गया, दिलों में बस गया और ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज में बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने अपना सियासी जमीन को मजबूत भी किया। तमिलनाडु में टीवीके का सबसे बड़ा फोकस राजधानी चेन्नई और आसपास के 3 जिलों पर रहा है। खुद विजय ने अपने चुनाव प्रचार को चेन्नई और आसपास के इलाकों पर केंद्रित रखा था, क्योंकि ग्रेटर चेन्नई के 4 जिलों में कुल मिलाकर 37 सीटें हैं और इस इलाके को डीएमके की पॉलिटिकल बैकबोन कहा जाता है। 2021 के रिजल्ट इसकी तस्दीक भी करते हैं।
2021 में डीएमके वर्सेस चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू की इन 37 सीटों में से 36 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसका वोट शेयर करीब 57% रहा था। वहीं एआईएडीएमके 2021 में ग्रेटर चेन्नई की सिर्फ एक सीट हासिल कर सकी थी, चेंगलपट्टू जिले में। चूंकि विजय के निशाने पर डीएमके है, इसलिए उन्होंने ग्रेटर चेन्नई में स्टालिन के इस गढ़ में सेंध लगाने पर काफी फोकस किया है। ग्रेटर चेन्नई के अलावा विजय और उनकी पार्टी तमिलनाडु के बड़े अर्बन सेंटर्स यानी शहरी इलाकों पर जोर लगा रही है। इनमें त्रिची, तंजावुर, नागापट्टिनम और डीएमके के किले हैं, तो कोयम्बटूर, मदुरै और सेलम जैसे एआईएडीएमके के स्ट्रॉन्ग होल्ड भी शामिल हैं। विजय खुद भी त्रिची ईस्ट सीट से चुनाव मैदान में है। अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो त्रिची जिले की सभी 9 सीटें डीएमके गठबंधन ने जीती थी, तो तंजावुर की 8 में से 7 सीटें डीएमके और उनके सहयोगियों के खाते में गई थी। वहीं नागापट्टिनम की 8 में से 6 सीटें डीएमके गठबंधन ने जीती थी। इसी तरह कोयम्बटूर की सभी 10 सीटें एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में गई थी, तो सेलम की 11 में से 10 सीटें एआईएडीएमके ने जीती थी। वहीं मदुरै की 10 में से 5 सीटें डीएमके और 5 एआईएडीएमके के खाते में गई थी। ग्रेटर चेन्नई, त्रिची, तंजावुर, सेलम, नागापट्टिनम, कोयम्बटूर और मदुरै को मिला लें तो कुल 93 सीटें होती हैं। अगर विजय डीएमके और एआईएडीएमके के इन गढ़ों में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो वो तमिलनाडु के किंग ना भी बन सके तो किंग मेकर यकीनन बन सकते हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तमिलनाडु में 3 सिचुएशन बनती दिख रही है। डीएमके को अपने बूते बहुमत यानी 118 सीटें नहीं मिलती, लेकिन वो गठबंधन के सहयोगियों की मदद से आंकड़ा जुटाकर सरकार बना लेगी। दूसरी सिचुएशन में अगर विजय 100 सीटें ले आते हैं तो उनकी अगुवाई में टीवीके की सरकार बन जाएगी और छोटे दल उनको सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर डीएमके, एआईएडीएमके और टीवीके में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलता तब विजय किंग मेकर बन सकते हैं और इसका फायदा एआईएडीएमके को हो सकता है। लेकिन टीवीके के साथ जाने के लिए एआईएडीएमके को बीजेपी का साथ छोड़ना होगा। इसीलिए विजय के निर्देश पर उनकी पार्टी ने चेन्नई में 100 विधायकों के रुकने का इंतजाम करना शुरू कर दिया है ताकि विधायकों को टूटने से बचाया जा सके। दो 2026 का चुनाव वाकई में विजय की वजह से बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। इसी वजह से हंग असेंबली की भी चर्चा शुरू हो गई है और विजय की पार्टी टीवीके ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। पार्टी के सोर्सेस बताते हैं कि चेन्नई के पास एक रिसॉर्ट विजय ने बुक करने के लिए अपनी टीम को कहा है, जहां पर यह हिदायत दी गई है कि जीतने वाले हर उम्मीदवार को तुरंत वहां पर पहुंचना होगा, क्योंकि विजय को इस बात की आशंका है कि अगर किसी भी पार्टी को नंबर्स नहीं मिलते हैं तो उनके विधायक तोड़े जा सकते हैं। सूत्र ने हमें यह भी बताया कि मीटिंग के दौरान विजय ने मजाक में अपने उम्मीदवारों से यह भी कहा कि जीतने के बाद वो पाला नहीं बदलें, टीवीके के साथ खड़े रहें। जिस तरह के नंबर सामने आ रहे हैं, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो ये जाहिर तौर पर साफ है कि विजय एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। आने वाले कुछ घंटों में ये तय हो जाएगा कि इस सियासी फिल्म के विजय लीड एक्टर बनकर उभरेंगे या फिर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही रह जाएंगे। अब टीवीके अपने आइडियल एमजी रामचंद्रन की तरह किंग बनते हैं या फिर किंग मेकर, ये 4 मई की दोपहर तक क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु में इस बार की फाइट ट्रायंगुलर है। वहीं तमिलनाडु के पड़ोसी केरलम में हमेशा की तरह सीपीएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच सीधी टक्कर है। वैसे मैदान में बीजेपी भी है, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में बीजेपी को सत्ता का सीरियस कंटेंडर नहीं माना गया है।
ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने केरलम में इस बार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 साल राज करने के बावजूद लेफ्ट फ्रंट की सरकार के खिलाफ कोई जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है और कई जगह एलडीएफ यूडीएफ के साथ क्लोज फाइट में है। सिर्फ टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 7 सीटें जीतकर किंग मेकर बनने की भविष्यवाणी की गई है। केरलम में 2021 तक ये कन्वेंशन रही थी कि एक बार यूडीएफ और एक बार एलडीएफ की सरकार बनती रही थी, लेकिन 2021 में पिनाराई विजयन ने 5 साल सरकार चलाने के बाद इस ट्रेंड को तोड़कर एलडीएफ को 2/3 बहुमत के साथ फिर से सत्ता में पहुंचाया था। 2018 में केरलम में आई भयंकर बाढ़ के बाद विजयन की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने जिस तरह से रिलीफ एंड रेस्क्यू का अभियान चलाया, मैन टू मैन मार्किंग करके केरलम के हर नागरिक तक सरकारी मदद पहुंचाई, उसी काम ने 2021 में एक बार फिर पिनराई विजयन के सिर पर जीत का ताज पहनाया था। 2021 में केरल में एलडीएफ ने 99 सीटें जीती थी, वहीं यूडीएफ सिर्फ 41 सीटों पर सिमट गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से केरलम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट लगभग क्लीन स्वीप कर रहा है। 2 साल पहले 2019 के चुनाव में यूडीएफ ने 20 में से 19 लोकसभा सीटें जीती थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यूडीएफ ने 20 में से 18 सीटें जीती थी। एलडीएफ के खाते में भी 1 सीट गई थी और पहली बार बीजेपी ने भी केरल में 1 सीट जीती थी। हाल के लोकल बॉडी इलेक्शंस में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। हम 4 मई को अपने लिए अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। चुनाव के दौरान हमें साफ दिख रहा है कि यूडीएफ को अच्छा बहुमत मिलेगा, इसलिए हम ये मानते हैं कि केरलम की जनता बदलाव चाहती है, सरकार बदलना चाहती है और जनता की यही अपेक्षा 4 मई को नतीजों में दिखाई देगी। हालांकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट भी केरलम में एग्जिट पोल्स के बाद से उत्साहित हैं। लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को लगता है कि एग्जिट पोल से ही उनकी जीत का भी संकेत मिल रहा है, क्योंकि लड़ाई नजदीकी है। हमें ये लगता है कि केरल के हालिया एग्जिट पोल सही नहीं हैं, क्योंकि सभी एग्जिट पोल कांटे की टक्कर होने की बात कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि दोनों गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला है। केरल के ज्यादातर एग्जिट पोल पिछले बार भी यूडीएफ को जिता रहे थे और जब नतीजे आए तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। इसलिए इस बार भी हमें ये लग रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने जा रहा है, क्योंकि केरलम में हमारी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमारे विकास के कार्यक्रम और समाज कल्याण की योजनाओं ने अच्छा असर दिखाया है, यहाँ तक कि विपक्षी भी ये बात मानते हैं। It is far beyond the expectation of many of the opposition. उधर नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस में सीएम की कुर्सी के लिए खींचतान शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन से लेकर केरलम कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सनी जोसेफ और पूर्व अध्यक्ष सुधाकरन और पूर्व मंत्री रमेश चेन्निथलाई नहीं, केरलम से कई कांग्रेसी सांसद भी सीएम बनना चाहते हैं। कांग्रेस की यही सिर फुटबॉल लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को बढ़त देती है। वहीं इस बार के चुनाव में लेफ्ट फ्रंट के लिए सीएम पिनराई विजयन का चेहरा ही बोझ बन गया है। केरलम में भी 2 बड़े गठबंधन एलडीएफ और यूडीएफ के बीच हर एक सीट पर कांटे की टक्कर दिखी। हालांकि कन्वेंशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज एलडीएफ को हटना चाहिए था और यूडीएफ को एक तरह से स्वीप इस चुनाव को करना चाहिए था, लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। इसकी बड़ी वजह यह थी कि एलडीएफ के पक्ष में सरकार को लेकर लोगों के बीच में उतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नज़र नहीं आया। दूसरी बड़ी बात यह थी कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस में सीएम के पद को लेकर एक जो झगड़ा शुरू हुआ था, उसने जनता के बीच कांग्रेस को लेकर विश्वास को कमज़ोर कर दिया। एक बड़ा फैक्टर जो चुनाव में नज़र आया वो ये था कि सीएम का जो चेहरा है पिनराई विजयन, उनके चेहरे को लेकर लोगों के बीच में एक फेटिक फैक्टर नज़र आया।
हो सकता है कि अगर एलडीएफ सीएम का चेहरा वहां पर बदलता तो तीसरी बार भी चुनाव जीतकर केरलम में एक रिकॉर्ड कायम कर देता। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि यूडीएफ को एज है और कांग्रेस के नेतृत्व में वहां पर यूडीएफ की सरकार बन सकती है। केरलम में अगर यूडीएफ की जीत होती है तो कांग्रेस की चुनौती नतीजे आने के बाद शुरू होगी। पार्टी को कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब केरलम में इन फाइटिंग से बचने का फॉर्मूला निकालना होगा।